हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, तो यहाँ पर मैंने आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आप लोगों के लिए 3 नए अपडेट आ गए हैं आरपीएफ कांस्टेबल की तरफ से। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक आपका रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो ये जो रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का आपका एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, इस वीडियो में जो डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहली बात कि रेलवे आरपीएफ का जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, वो एग्ज़ाम कब होने वाला है। साथ ही साथ जो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर प्रॉब्लम था, तो उसका सॉल्यूशन मिल गया है कि कास्ट सर्टिफिकेट जिन लोगों के पास सेंट्रल लेवल नहीं था तो उनको क्या करना है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि आरपीएफ कांस्टेबल में इस बार जो नॉर्मलाइजेशन क्या हो रहा है और यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं तो उनका फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल की तरफ से मिलने वाले 3 नए अपडेट के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हो कि रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल जो है हमारी भर्ती जो है वो 10th लेवल पर ली जा रही है। तो आपका जो 10th का मार्कशीट होगा, ठीक है, आपका जो 10th का मार्कशीट है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। वो आधार कार्ड से भी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करेगा। जैसे कि बोला जाता है कि आपका जो आधार कार्ड का डिटेल्स है वो मैच करना चाहिए आपके जो फॉर्म के डिटेल्स से है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका जो 10th का मार्कशीट है, ठीक है, आपका जो 10th का मार्कशीट आपने जमा किया है ना, तो उस 10th का मार्कशीट का कोई भी डिटेल अगर मिसमैच करता है, ठीक है, 10th का मार्कशीट का कोई भी डिटेल अगर मिसमैच करता है, मान लो कि 10th के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, वहाँ डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, तो वहाँ पर डायरेक्टली आपको क्या किया जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा डीवी में। अब बात करते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। सबसे पहले तो देखो, एग्ज़ाम जो आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब देखो, जो बच्चे यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं सिर्फ वही इस वीडियो को देखें। ऐसे बच्चे जो सिर्फ कमेंट करने आए वो वीडियो को ना देखें। देखो, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकालने के लिए आप लोगों को कंप्यूटर पर एक टेस्ट देना पड़ता है, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छा से पता है, जिसमें कि 120 नंबर, ठीक है, आपका जो 120 मार्क्स है उसका एग्ज़ाम लिया जाता है। तो ये जो आप 120 मार्क्स का एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, 120 मार्क्स का एग्ज़ाम देते हो, यही तय करता है कि इसमें क्या कटअप बनेगा, तो आपका यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल में सिलेक्शन होगा। अब ध्यान से समझो, आपका जो ये 120 मार्क्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें आप अच्छा से अच्छा नंबर क्वालिफाई करो। अब इसके बारे में डिटेल्ड में बात करेंगे, हर चीज़ आपका डिटेल में इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सबसे पहली बात यहाँ पर दिया गया है कि सीबीटी में, ठीक है, सीबीटी में जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे तो वहाँ पर अगर मान के चले तो यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर आपका डीवी होगा। तो 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी इन ईच कैटेगरी डीवी के लिए बुलाया जाएगा। किसके लिए? डीवी के लिए। ठीक है, तो अगर फिजिकल के लिए भी देखें तो फिजिकल के लिए भी यहाँ पर कितना वैकेंसी का 10 गुना बुला रहा है। कितना? वैकेंसी का 10 गुना। अब ध्यान से समझो, आपका जो भी वैकेंसी है, ठीक है, हम एक तरह से लेके चलते कि हमारी वैकेंसी 4000 है, उसका यहाँ पर हम 10 गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो 4000 हमारी वैकेंसी है, ठीक, उसका 10 गुना हम यहाँ पर किए तो 40,000 बच्चों को यहाँ पर मान के चलो कि फिजिकल के लिए बुलाया जा रहा है। तो ये जो 40,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जा रहा है, आपको इसमें आना है। अगर आप इसमें आते हो तब आपका यहाँ पर 100% यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। अब सबसे मेन बात यहाँ पर जो हम लोग बात करने वाले हैं कि जितने भी बच्चे यहाँ पर फॉर्म भरे हैं, ठीक है, तो फॉर्म भरते समय उन लोगों को यहाँ पर बोला गया होगा कि आप किस कैटेगरी से आप फिल करो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS। ध्यान से समझो, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, SC ST OBC में नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, और साथ ही साथ आपका EWS। तो इन कैटेगरीज़ को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था मैं ध्यान से समझाता हूँ। पिछले साल जो बच्चे हुए थे, जो रिजेक्ट हुए थे डीबी में, देखो उन्होंने सीबीटी एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम देने के बाद वो फिजिकल भी क्वालिफाई कर गए, ठीक है, फिजिकल भी क्वालिफाई कर गए। जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए तो उनके पास ओबीसी का या SC ST का या EWS का जो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है वो या तो वो पुराना वाला था या उनके पास था ही नहीं, या उन्होंने जो है मतलब जो बनाया था वो डीवी के जस्ट 1 महीना पहले। तो अगर आप डीवी के जस्ट 1 महीना पहले मतलब फिजिकल के बाद अगर बनाते हो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट, तब भी आपको डीवी में क्या किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए अब बच्चे क्या करें। अब देखो, इसमें तो साफ साफ दिया गया था कि आपका जो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट था, ठीक है, फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट था उससे पहले आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो क्या करें। अब देखो, जितने भी बच्चे यहाँ पर OBC SC ST से बिलोंग करते हैं उनके पास अब एक ही तरीका है कि अगर वे लोग यहाँ पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम पर ध्यान देना है, लेकिन उससे भी पहले आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। कास्ट सर्टिफिकेट 2 तरह का हमारा होता है, एक होता है स्टेट लेवल का, दूसरा होता है हमारा सेंट्रल लेवल का। ठीक है, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है स्टेट और सेंट्रल। तो हमारा जो रेलवे जो है वो सेंट्रल लेवल जॉब है, तो उसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है वो आपका किसका मांगा जाता है, वो आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये सेंट्रल लेवल वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये आपको सबमिट करना पड़ता है डीवी के समय, लेकिन बना हुआ कब का होना चाहिए, आपका प्री एग्जाम से पहले। तो आपका जो सीबीटी, अब बात करते हैं कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कब होने वाला है। तो आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम होगा आपका, ये एग्ज़ाम आपका जैसा मैंने बोला था मार्च से अप्रैल के बीच में होगा। ठीक है, मार्च से अप्रैल के बीच में होगा। जैसे कि बच्चे बोल रहे थे जनवरी में होने वाला, ऐसा नहीं ना हुआ, मैंने बोला था मार्च और अप्रैल के बीच में। तो मार्च और अप्रैल के बीच में ही आपका आरपीएफ कांस्टेबल का CBT 1 का यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है। अगर हम लोग यहाँ पर एग्ज़ाम में देखें
तो एग्जाम में टोटल जो 120 क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको अभी कटअप बताने वाला हूँ, सेफ स्कोर, ठीक है, और कैसे तैयारी करें। तो इसके लिए हम लोगों को 90 मिनट का समय मिलता है, ठीक है, 120 क्वेश्चन बनाने के लिए टोटल 120 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो 90 मिनट का समय मिलता है यहाँ पर बनाने के लिए। अगर हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट्स देखें तो सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स जो कैरी कर रहा है वो है हमारा जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। कौन सा? जनरल अवेयरनेस, जो कि 50 मार्क्स कैरी कर रहा है। तो इस 50 में से अगर आप 40 प्लस लाना चाहते हैं, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 50 में से 50 ला लेगा, 50 में से 45 ला लेगा, 50 में से मैं बोल रहा हूँ 40 प्लस, ठीक है। इतना तो आपको सिक्योर करना ही पड़ेगा कि 50 में से आप 40 प्लस मार्क्स लाओ, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका जीके का सेक्शन है ना, ये आपका यहाँ पर मेरिट बनाता है, ठीक है। जीके का सेक्शन आपका यहाँ पर मेरिट बनाता है। ये कैसे बनाता है मैं आपको बताऊंगा, सबसे ध्यान से सुनो। अभी जीके में आपका 3 सेक्शन होता है। जीके में आपका होता है जीके, जीएस और करंट अफेयर, ठीक है। जीके, जीएस, करंट अफेयर तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो जीके, जीएस और करंट अफेयर तीनों से क्वेश्चन आता है, हर बार बच्चों का जो क्वेश्चन आता है ना आरपीएफ में, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम जितने बार भी हुआ है और ये क्वेश्चन आए हैं वो किससे आए हैं? स्पीडी पब्लिकेशन से। किससे? स्पीडी पब्लिकेशन का बुक से, ठीक है। तो अगर आपने स्पीडी पब्लिकेशन का बुक पढ़ा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप परचेस कर सकते हो। मात्र आपका स्पीडी पब्लिकेशन का जो बुक है ना, मात्र 100 से 125 में मिलता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, या आसपास के मार्केट में, ठीक है, जहाँ पर भी आप रहते हो इंडिया में, तो जहाँ पर भी आपका बुक मार्केट है वहाँ जाके आप स्पीडी पब्लिकेशन का बुक मांग सकते हो, जीके, जीएस और करंट अफेयर का, ठीक है। वहीं पर अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं मेरा मैथ्स, ठीक है, मैथ्स जो है और रीजनिंग जो है, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस तीनों, ठीक है, ये जो तीनों सब्जेक्ट है ये एक ही बुक से हो जाए, तो उसके लिए बेस्ट बुक है किरण पब्लिकेशन का। किसका? किरण या अरिहंत पब्लिकेशन का, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से परचेस कर सकते हैं या किसी दुकान से। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से परचेस करो, आप किसी दुकान से भी परचेस कर सकते हो, लेकिन ये बेस्ट बुक है, क्योंकि अभी आपको कितना महीना का समय मिल गया, ध्यान से समझो। अभी आपका चल रहा है जनवरी, क्या चल रहा है? जनवरी चल रहा है, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो अप्रैल तक होगा, ठीक है। यहाँ पर फरवरी मार्च, कम से कम 2 महीने का समय। 2 महीने में आप आराम से किसी भी बुक को अगर अच्छे से पढ़ो, अगर आपके पास पहले से कोई बुक है तो बुक परचेस करने की जरूरत नहीं, उसी बुक को दोबारा 3 बार 4 बार वहाँ पर आप बना सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें कटअप के बारे में कि कटअप कैसे जाता है, तो देखो आपका 120 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है, तो कटअप यहाँ पर सेफ स्कोर बता रहे हैं कि इतना लाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमारे 120 में से मैं बताता हूँ 2 तरह का स्टेट होता है हमारे पास, ठीक है। एक हो गया हमारा यूपी का, ठीक है, यूपी, बिहार, ठीक है, झारखंड, ठीक है, और यूपी, बिहार, झारखंड और यहाँ पर वेस्ट बंगाल, ठीक है। और इस तरह के जितने भी स्टेट्स होते हैं आसपास के, आप इसको कवर कर सकते हो। और एक हमारा हो गया नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में बता देता हूँ मैं कौन कौन आता है, आप पहले यहाँ पर लिख लेना कहीं पर। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है, ये सब आपका आता है नॉर्थ ईस्ट में। अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर साउथ का स्टेट, साउथ में आप देख सकते हो कर्नाटक, तमिलनाडु, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, ये सब। तो ये इनका जो कट ऑफ होता है, कैसे अंतर होता है मैं बताता हूँ। यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, इनका जो भी कट ऑफ रहता है वो 120 में से 80 प्लस रहता है। क्या रहता है? 80 प्लस, मेल और फीमेल दोनों का। नॉर्थ ईस्ट और साउथ का जो रहता है ना, वो आपका 50 से 70 के बीच में रहता है, ठीक है। ये आपका 80 से 100 के बीच में रहता है। यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल 80 से 100 के बीच में। नॉर्थ ईस्ट और साउथ आपका 50 से 70 के बीच में आपका यहाँ पर कट ऑफ जाता है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर तैयारी करना है। और जो भी मैंने बुक बोला है वो बेस्ट बुक है, जो कि आप परचेस कर सकते हैं और आराम से अच्छा मार्क्स यहाँ पर सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल में जो है नॉर्मलाइजेशन के बारे में, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन जो हमारा एक टॉपिक है, नॉर्मलाइजेशन में बहुत बच्चे क्या करते हैं, जैसे अभी आप सीबीटी का एग्जाम कंप्यूटर पे एग्जाम देने वाले हो, तो उसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। क्या करना चाहिए? घर में प्रैक्टिस। तो ये कैसे करोगे आप? मॉक टेस्ट दे के आप यहाँ पर घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट आप यहाँ पर कैसे दोगे? तो मॉक टेस्ट देने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप टेक्स्ट बुक पर दे सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट बुक एक ऐप है, उसको डाउनलोड करो, ठीक है। वहाँ पर फ्री वाला भी रहता है, ठीक है, फ्री और पेड दोनों रहता है। अगर आप फ्री देना चाहते हो तो अच्छी बात है, अगर आप पेड देना चाहते हो तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो VASH बस। देखो जब भी मंथ का एंड रहता है, ठीक है, जैसे कि अभी जनवरी मंथ चल रहा है, तो जनवरी का जो लास्ट में, ठीक है, जनवरी के लास्ट में जो सेल आता है, तो उस सेल में जो टेक्स्ट बुक अभी मिलता है मान लो 600 में, ठीक है, लेकिन सेल में कितना मिल जाता है? 300 तक मिल जाता है, जो कि जनवरी के लास्ट में आएगा आपका, मान के चलो 25 से 30 जनवरी के बीच में। तो उसका आप वेट कर सकते हो, कम पैसे में टेक्स्ट बुक खरीद सकते हो, जो कि 1 साल के लिए मिल जाएगा। और आराम से अनलिमिटेड मॉक टेस्ट वहाँ पर आप दे सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। वहाँ पर आपको मिलता क्या क्या है, देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, ठीक है। अभी मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मॉक टेस्ट मिल जाता है, ठीक, PDF मिल जाता है, इतना कुछ आपको एक ही जगह पर आपको मिल जाता है। अब उसके लिए आपको करना क्या है, टेक्स्ट बुक जब डाउनलोड कीजिएगा, बस मेरा कूपन कोड VASH बस यूज कीजिएगा, तो अभी भी आपको 12% ऑफ मिल जाएगा। कितना परसेंट? 12%। अब नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन 2 तरीका से होता है। एक हमारा कितना क्वेश्चन हमने सही किया, कितना क्वेश्चन गलत किया। दूसरा हमारा होता है इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट पर, ठीक है।
ईजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट पर हमारा नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर किया जाता है। तो इस नॉर्मलाइजेशन को प्रोसेस को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपको नॉर्मलाइजेशन पता नहीं रहेगा तो आप एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चंस गलती करेंगे। मान लो कि 120 क्वेश्चन आ रहा है 120 नंबर का, तो 120 क्वेश्चंस में से अगर एक बच्चा बनाता है कितना, एक बच्चा मान लो बनाता है यहाँ पर 70 क्वेश्चन, ठीक है, और दूसरा बच्चा जो बनाता है वो यहाँ पर बनाता है 100 क्वेश्चन। 100 में से ही बच्चा का गलती हो जाता है मान के चलो 30, तो ये पहुँच गया 70 पर, ठीक है। 70 और नेगेटिव कटेगा, इसका 1/3 नेगेटिव होता है, तो 70 माइनस नेगेटिव, और नॉर्मलाइजेशन में इसको मार्क्स भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो अगर मान लो कि जो बच्चा 70 अटैम्प्ट किया, 70 का 70 सही हो गया, तो उसको 70 ना मिलकर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिलेगा। ध्यान से समझो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कैसे मिलता है। अगर आपका ईजी शिफ्ट में पड़ा, ठीक है, ध्यान से समझो, और हार्ड शिफ्ट, ठीक है, मान लो यहाँ भी 70 क्वेश्चन आपने सही किया, यहाँ भी 70, ये बच्चा भी 70 किया, ये बच्चा भी 70 किया, ठीक है, दोनों बच्चा 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है और 70 का 70 सही हो गया। तो इजी शिफ्ट वाला का जो मार्क्स बढ़ेगा वो 10 से 20 मार्क्स के बीच में बढ़ेगा, मतलब या तो इसको 80 मिलेगा या 90 मिलेगा। लेकिन हार्ड शिफ्ट वाला का 10 से 30 नंबर तक बढ़ेगा, इसको या तो 80 मिलेगा, 90 भी मिल सकता है, या सीधा इसको यहाँ पर 100 भी मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ याद रखना, एक्यूरेसी रखना कि हमको अगर 80 क्वेश्चन आता है तो 80 ही बनाएंगे, 50 आता है तो 50 ही बनाएंगे, 60 आता है तो 60 क्वेश्चन ही बनाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि आपको क्वेश्चंस बनाते जाना है, नहीं भी आता है तो यहाँ पर आप गलती कर देते हो, ठीक है। यहाँ पर आपका सिलेक्शन का जो चांस है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट। जो फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होता है वो कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पर FM फाइनल मेरिट लिस्ट FML, तो ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट है आपका, ठीक है, मेरिट कैसे बनता है, ध्यान से समझो। मेरिट आपका कैसे बनता है, बहुत तरीके से बनता है। एक एग्जांपल देते हैं, मान लो कि दो बच्चा है, दोनों सेम मार्क्स ला रहा है, दोनों ला रहा है 80 और 80, ये है A, ये है B, ठीक है, दोनों 80 मार्क्स ला रहा है। अब फाइनल मेरिट बनाना है, अरे साला दोनों का 80 मार्क्स है, हमको तो लेना किसी एक को है, तो देखेंगे अच्छा इसका एज क्या हो रहा है। अच्छा, ये बच्चा का जो एज है वो आपका मान के चलो ये 20 हो रहा है, और इस बच्चा का एज जो हो रहा है वो 21 हो रहा है। अच्छा, इसका 21 हो गया है, ज़्यादा एज है, इसको ले लो पहले, ठीक है, जिसका ज़्यादा एज है उसको पहले ले लेता है। अच्छा, इसका 20 ना हो रहा है, ये अगला साल भी ट्राई मार सकता है, तो इस तरह से जिसका एज ज़्यादा होता है उसको ले लेता है, ठीक है। फिर आपका जो यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनता है वो कट ऑफ प्लस मार्क्स बनता है। एग्जाम में जो भी आपका कट ऑफ जाता है, मान लो आपका कट ऑफ गया 80, तो मेरिट जो बनता है ना, मेरिट 90 से 100 के बीच में बनता है, ठीक है। कट ऑफ से हमेशा ज़्यादा मार्क्स पर बनता है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, ध्यान से समझो। मान लो कि आपने एग्ज़ाम दिया, RPF कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में 120 में से, ठीक है, 120 में से आपको मिलते हैं 80 नंबर, ठीक है। अब कट ऑफ गया आपका कितना, कट ऑफ मान के चलते हैं कि हमारा गया 78, ठीक है। तो आप तो कट ऑफ क्वालिफाई कर लिए, तो आप फिजिकल के लिए गए, किसके लिए, फिजिकल के लिए। फिर आपका जब मेरिट बनता है, मेरिट लिस्ट की किसका सिलेक्शन हुआ, तो आप देखते हो कि आपका सिलेक्शन हुआ ही नहीं। कारण क्योंकि जो मेरिट है वो बना कितना पर, जो बच्चा 95 लाया है उसी का सिलेक्शन लिया जाएगा, ठीक है। मेरिट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ठीक है, कट ऑफ से ज़्यादा। कट ऑफ कितना गया था यहाँ पर 78, मेरिट गया 90, ठीक है। तो आप तो लाए थे 80, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी आपका पिछले साल का कट ऑफ है, ठीक है, उससे आप हमेशा 10 से 15 नंबर बेसी ही सोच के चलो, ठीक है। 10 से 15 नंबर आपको ज़्यादा ही सोच के चलना है, ना कि आपको कम सोच के चलना है। और एक बात का याद रखना, कास्ट सर्टिफिकेट प्री एग्ज़ाम से पहले बनवा लेना, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक ही एग्ज़ाम ना होता है, CBT 1 होता है, आपका CBT होता है, फिर आपका फिजिकल होता है। तो इस CBT जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर बेस्ड, उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपको आपका यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। और साथ ही साथ RPF कांस्टेबल का जो बुक्स है डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिए। कोई भी नया डाउट है आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।